बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ना है दैट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक बहुत कॉमन एल्गोरिथम है और बबल सॉर्ट जो है वो आपका इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, यानी इसमें रैम के अंदर ही जो है वो डेटा आपका रख के वो इसको सॉर्ट कर देता है। और ये आपका स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें जो आपके सेम ऑर्डर में अगर सेम नंबर जो है वो जिस सीक्वेंस में लाई करते हैं अनसॉर्टेड फॉर्म में, जब वो सॉर्ट होते हैं तो वो अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करते। तो बबल सॉर्ट जो है वो आपका स्टेबल एल्गोरिथम भी है और बबल सॉर्ट आपका इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब ये है कि ये जितना डेटा को सॉर्ट करेगा ये रैम के अंदर ही रख के इस डेटा को जो सॉर्ट करके देगा। और स्टेबल का क्या मतलब है कि अगर अनसॉर्टेड फॉर्म में अगर सेम एलिमेंट जो है वो जिस सीक्वेंस में लाई करेंगे, जब वो उसको सॉर्ट करेगा तो वो एलिमेंट्स अपना सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये इन प्लेस है और ये स्टेबल है तो ये दोनों पॉइंट जो है वो बबल सॉर्ट के फेवर में जाते हैं। इसको करने के बाद हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख के फिर ये बताएंगे कि लाइक ओवरऑल इसका जो है वो सिनेरियो क्या बनता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये क्योंकि हमने काफी सारे 7 to 8 मेथड सॉर्टिंग के करने हैं तो प्लीज एक एक जो आपको स्टेप है उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इन बबल सॉर्ट क्या होगा, ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। हमने हर एलिमेंट को, एलिमेंट से मुराद यहाँ पे हम जितने भी सॉर्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं उसमें हम न्यूमेरिक डेटा के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन डेटा कोई भी हो सकता है। एलिमेंट मीन आपका अल्फाबेटिक डेटा भी हो सकता है, एक पूरा रिकॉर्ड भी आप उसके अंदर जो है, तो कोई भी आपका डेटा किसी भी किस्म का होगा। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने ये कहा कि अगर आपका रिकॉर्ड भी होगा तो आप उसमें किसी यूनिक की के ऊपर, यानी आप की के ऊपर सॉर्टिंग कर लेंगे तो जाहिर है वो पूरा रिकॉर्ड होगा तो फिर वो उसके साथ ही सारा जो है वो मूव करेगा। तो एलिमेंट में हम हमारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो, हमारे पास अल्फाबेटिक भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने एलिमेंट का लफ्ज यूज किया है और हम यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा इसलिए ले रहे हैं कि चूंकि उसको थोड़ा सा समझना जो है या करना जो है वो न्यूमेरिक डेटा को आसान होता है। ठीक है, तो क्या होगा बबल सॉर्ट में कि हर एलिमेंट जो है वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है। अब किस तरह से होता है कि वी बिगिन विद द जीरोथ एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। अब जीरो इसलिए कह रहे हैं कि पहले एलिमेंट की बात करें। अगर आप एरे को जीरो से स्टार्ट करें तो आप जीरोथ एलिमेंट कहेंगे, अगर आप एरे को वन से स्टार्ट करें तो आप कहेंगे वी बिगिन विद द वन एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द सेकंड एलिमेंट। कहने का मकसद ये है कि हर दो एलिमेंट जो है वो आपस में कंपेयर होते हैं। ठीक है, तो जब पहला पहला एलिमेंट दूसरे के साथ कंपेयर होगा, जीरोथ एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट, अगर वो जो पहले वाला है वो दूसरे वाले एलिमेंट से ग्रेटर हुआ, ये हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं हर सॉर्टिंग मेथड में, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, मगर ये जरूरी नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसी तरीके से जो है वो आपका होगा। सिर्फ ये है कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में आप कहते हैं अगर ग्रेटर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कहेंगे कि वो उससे लेस है। तो हम बाय डिफॉल्ट अगर ना लिखा हो या ना बताया हो तो हम एज्यूम करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसलिए लिखा हुआ है इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो आपका जीरोथ एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट यानी नंबर में वो सेकंड बन गया है। तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो इसका मतलब है उन दोनों को आपस को चेंज करने की जरूरत है ताकि ग्रेटर वाला पहले लेस वाला पहले आ जाए और ग्रेटर वाला जो है वो बाद में आ जाए। तो इस तरह हम हर दो नंबर्स को जो एडजेसेंट है, यानी इस तरह हमने पहले को दूसरे से कर लिया, फिर दूसरे को तीसरे से करेंगे, फिर तीसरे को चौथे से करेंगे और इस तरह से हम एट द एंड तक जाएंगे। तो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे और हम उनको इंटरचेंज करेंगे। तो इन दिस वे ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स कंपेयर हो जाएंगे एक्सक्लूडिंग द लास्ट with their next element. All the elements are compared with their next element. लास्ट एक्सक्लूडिंग लास्ट क्यों है, क्योंकि लास्ट के आगे तो कुछ नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह सकते आर द ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विद देयर नेक्स्ट एलिमेंट। एक्सक्लूडिंग लास्ट का मतलब ये है कि वो अब सेकंड लास्ट वाला लास्ट के साथ कंपेयर होगा, फिर लास्ट तो किसी के साथ नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसका मतलब है हम n-1 जिसको आप कहते हैं ना कि हम n-1 तक जो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप जीरो जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आप कहाँ तक जाएंगे, यानी कि उससे लास्ट वाले से एक पीछे तक आप जाएंगे। ठीक है, एंड आर इंटरचेंज इफ रिक्वायर्ड। तो टोटल इसकी समरी क्या होगी कि बबल सॉर्ट में हम हर एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो अगर वो पहला वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे, और अगर पहले वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है तो फिर हम उन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे और हमने अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है।
ये होगी पहली आइटरेशन, यानी पहली आइटरेशन में हमने 1 को 2 से के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया, 3 को 4 के साथ किया, 4 को 5, इस तरह हम चलते गए आखिर तक। और जब हमने ये एक आइटरेशन कंप्लीट की तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था दैट गेट्स प्लेस्ड एट द लास्ट पोजीशन। जाहिर है जब आपने फर्स्ट से लेके एंड तक ये काम किया है कि जो ग्रेटर वाला है वो आप आगे मूव करते रहे हैं, तो इसका मतलब है जब आपकी वो आइटरेशन कंप्लीट होगी तो जो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंड आइटरेशन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट गेट्स प्लेस एट द सेकेंड लास्ट पोजीशन। इसी तरीके से जब आपकी सेकेंड आइटरेशन होगी तो जो सेकेंड लास्ट होगा वो लास्ट से पहली वाली यानी सेकेंड लास्ट पोजीशन में वो आ जाएगा। इस तरीके से जब आप थर्ड आइटरेशन करेंगे तो जो थर्ड लास्ट होगा वो सेकेंड लास्ट से पहले आ जाएगा, और इस तरीके से होते होते आपका डेटा जो है वो कंप्लीटली आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब कितनी आइटरेशन करनी है और कितने कंपैरिजन करने हैं, जाहिर है जब आपकी पहली आइटरेशन में लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया है तो अगली आइटरेशन में आप उसको तो छोड़ देंगे ना, इसका मतलब है आपके कंपैरिजन एक कंपैरिजन कम हो जाएगा। फिर जब सेकेंड आइटरेशन में सेकेंड लार्जेस्ट अपनी जगह पे आ जाएगा तो फिर थर्ड आइटरेशन में आप उसको भी छोड़ देंगे ना, फिर 2 एलिमेंट्स आप छोड़ देंगे। तो हमने ये देखना है कि कितनी आइटरेशन होनी चाहिए और उसमें हर आइटरेशन में कितने कंपैरिजन, क्या सेम नंबर ऑफ कंपैरिजन होने चाहिए या कंपैरिजन कम होने चाहिए, क्योंकि एक एक करके हर आइटरेशन में आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने इसको देखना है। तो ये एक एग्जांपल है बबल सॉर्ट की जिसमें हमने 5 नंबर दिए हैं 23, 15, 29, 11 और 1। ये हमने 5 नंबर लिए हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है, कंप्लीटली अनसॉर्टेड नहीं है, ये एवरेज फॉर्म में है। ठीक है, एवरेज फॉर्म में कुछ सॉर्टेड है कुछ अनसॉर्टेड है। तो हमने इससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, हम आगे जाके एनालिसिस में इसलिए बता रही हूँ कि एनालिसिस में आगे जाके हम जो चीज करेंगे कि एवरेज केस क्या होगा और वर्स्ट केस क्या होगा। तो हमारे पास अगर ये 5 नंबर्स हैं तो सब मैंने आपको ये बताया कि इसमें हमने 2 चीजें करनी है बबल सॉर्ट में। एक हमने आइटरेशन करनी है। आइटरेशन का क्या मतलब होगा कि हमने इस डेटा को कितनी दफा एक्सेस करना है। आइटरेशन मीन हमने इस डेटा को कितनी दफा एक्सेस करना है ये हमने पता लगाना है। एंड सेकंड, हर दफा जब एक्सेस करेंगे यानी हर आइटरेशन में हम कितने कंपैरिजन करेंगे। तो जो हमने कहा ना पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, तो हमने टोटल कंपैरिजन कितने करने, टोटल आइटरेशन कितनी करनी है और हर आइटरेशन में कंपैरिजन कितने करने हैं। और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जाहिर है फिर उसमें मूवमेंट भी होगी, अगर वो पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा तो वो आपने उसको मूव भी करना होगा। तो टोटल आइटरेशन मीन कि आपने कितनी दफा उस डेटा को एक्सेस करना है। अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो आपके यहाँ पे 4 आइटरेशन नजर आ रही है। ठीक है, ये फर्स्ट आइटरेशन है, इसके नीचे सेकंड आइटरेशन है, ये थर्ड आइटरेशन है, इसके नीचे 4 आइटरेशन है। 4 क्यों है? तो फॉर्मूला ये है बबल सॉर्ट का कि जितना आपका n होता है ना, ये कितना n है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो योर n इज इक्वल टू 5। तो आपने n-1 आइटरेशन करनी होती है, n-1 आपने आइटरेशन करनी है। ठीक है जी, n-1 टाइम्स आपने उस डेटा पे जाना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है हम एक आउटर फॉर लूप लगाएंगे जो कि हम n-1 से हम शुरू करेंगे और n-1 तक, यानी जितने आपके एलिमेंट्स हैं उससे एक कम दफा आपने उस डेटा के ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपको 4 आइटरेशन नजर आ रही है इसलिए कि आपका n 5 है और 5-1 जो है वो 4 है, तो आपने 4 आइटरेशन करनी है या एक आपने आउटर लूप लगाना है जो कि 1 से लेके 4 तक चलेगा ताकि आप 4 दफा इस डेटा को जो है एक्सेस करें। अब जब एक्सेस करेंगे यानी पहली आइटरेशन जैसे आ गई तो अब बात आती है कंपैरिजन की, कितने कंपैरिजन करेंगे। तो जब आपकी पहली आइटरेशन होगी तो अभी आपके पास कंप्लीट डेटा है यानी 5 के 5 नंबर्स हैं, तो आपने कितने कंपैरिजन करने हैं, 4 कंपैरिजन जरूर करने हैं ताकि आपका जो लार्जेस्ट नंबर 29 है ना वो अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो पहली आइटरेशन में n-1 कंपैरिजन यानी 4 कंपैरिजन। ठीक है, तो आपने 23 को 15 के साथ कंपेयर किया, 23 बड़ा था तो दोनों आपस में चेंज हो गए, 15 इधर आ गया और 23 इधर आ गया, ये आपका एक कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड कंपैरिजन में 23 और 29 को कंपेयर करते हैं क्योंकि हर एक ने अपने एडजेसेंट के साथ होना है। ठीक है, तो 1 को फर्स्ट को सेकंड के साथ किया तो आपका इन्होंने आपस में जगह चेंज कर ली। अब सेकंड को थर्ड के साथ करना है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फिर हम थर्ड को फोर्थ के साथ करेंगे, तो जब थर्ड को फोर्थ के साथ करेंगे तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली है, तो यहाँ पे थर्ड आ गया है और फोर्थ की जगह पे थर्ड की जगह पे फोर्थ आ गया, फोर्थ की जगह पे थर्ड आ गया, तो अब आपके 3 कंपैरिजन कंप्लीट हो गए। और जो लास्ट कंपैरिजन है फोर्थ, जब आप 29 और 1 को कंपेयर करेंगे
तो 1 आपका इधर आ जाएगा और 29 आपका आखिरी। अब हमें ये नजर आया, हमने पहली आइटरेशन में जब n-1 4 कंपैरिजन कंप्लीट किए तो जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी असल पोजीशन पे आ गया है, यानी वो लास्ट लोकेशन पे आ गया है। तो जैसे अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था इसमें कि on completing the first iteration largest element gets placed at the last position. Similarly in second iteration second largest element, तो ये हमने ये पहले देख लिया कि पहली आइटरेशन में जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट था वो लास्ट पोजीशन पे आ गया। तो हमने आइटरेशन कितनी करनी है n-1 और पहली आइटरेशन में आपने कितने कंपैरिजन करने हैं n-1, ठीक है 4 किए हैं। अब जब हम सेकंड आइटरेशन में आते हैं तो अब हमें 4 करने की जरूरत नहीं है, हम 3 करेंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है। तो इसका मतलब है उधर हमने n-1 किए थे, यहाँ अब हम n-2 करेंगे यानी 3 कंपैरिजन करेंगे। 5-2 मीन्स हम 3 कंपैरिजन करेंगे। तो जब हमने 3 कंपैरिजन किए तो जब हमने 15 को 23 से किया तो ये चेंज नहीं हुए क्योंकि ये ऑलरेडी ठीक में थे, असेंडिंग ऑर्डर में थे। सेकंड कंपैरिजन हमने किया है 23 और 11 का, तो इसका मतलब है 23 बड़ा था तो 11 इधर आ गया, 23 जो इसकी पोजीशन पे आ गई, ये मूवमेंट हो गई हमारी, ठीक है। इस 2 कंपैरिजन कंप्लीट हो गए। और जब हमने तीसरा कंपैरिजन किया 23 और 1 का तो 1 आपका अपनी जगह पे इस जगह पे आ गया थर्ड पे, 23 जो है वो अपनी सेकंड लास्ट पे। तो हमने ये देखा कि जब हमने n-2 कंपैरिजन कंप्लीट किए यानी 3 कंपैरिजन कंप्लीट किए तो जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमिलरली इन सेकंड आइटरेशन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट गेट्स प्लेस एट द सेकंड लास्ट पोजीशन। इसका मतलब है अभी जो हमने सेकंड आइटरेशन कंप्लीट की है उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी जगह पे आ गया, यानी कि सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर वो जा आके एडजस्ट हो गया है। और फिर लिखा हुआ है एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हम आते हैं थर्ड आइटरेशन की तरफ। तो हमने फर्स्ट आइटरेशन में ये देखा कि हमने n-1 कंपैरिजन की यानी 4 कंपैरिजन किए तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट जो था वो अपनी एंड वाली पोजीशन पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद हमने सेकंड आइटरेशन में एक कंपैरिजन कम कर दिया तो हमने यहाँ पे 3 कंपैरिजन की यानी n-2 5-2 3 कंपैरिजन किए तो हमने देखा जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था, जो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट में भी देखा है कि in the second iteration second largest element gets placed at the second last position। तो हमने ये देखा कि आपकी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो था वो अपनी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 23 जो था वो एडजस्ट हो गया है। तो सो ऑन मीन्स अब हमने आगे जाना है। तो हम थर्ड आइटरेशन में आते हैं। तो पहली आइटरेशन में आपके 4 कंपैरिजन थे, दूसरी में आपके 3 कंपैरिजन थे यानी n-2 कंपैरिजन करके आपने 3 कंपैरिजन किए थे। और अब यहाँ पे थर्ड आइटरेशन में हम n-3 कंपैरिजन करेंगे यानी 5-3 2 कंपैरिजन हम परफॉर्म करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो जब हमने 2 कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं तो हमारे पास ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर 2 नंबर 23 और 29 क्यों अलग से लिखे हुए हैं? क्योंकि ये दोनों नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमने इनको कंपैरिजन में शामिल नहीं करना है। तो जो हमारे ये 3 नंबर थे इनके ऊपर हमने कितने कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं? 2 कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं। तो जब हम 15 को 11 के साथ कंपेयर करते हैं तो क्योंकि 15 11 से बड़ा है तो 11 इधर आ जाएगा और 15 जो है वो 11 की जगह पे चला जाएगा। एक कंपैरिजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम सेकंड कंपैरिजन करेंगे तो हम 15 और 1 को हम कंपेयर करेंगे तो 1 15 की जगह पे आ जाएगा और 15 1 की जगह पे। 2 कंपैरिजन जब हमारे कंप्लीट होंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 15 भी जो है वो जाके 23 और 29 के साथ अटैच हो गया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि आपका जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो आपकी थर्ड आइटरेशन में थर्ड लास्ट पोजीशन के ऊपर आके एडजस्ट हो गया है। तो दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन में आपके n-1 4 कंपैरिजन हुए हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट 29 आके एडजस्ट हुआ है लास्ट पोजीशन पे। सेकंड आइटरेशन में आपके n-2 कंपैरिजन हुए हैं यानी कि 5-2 आपके 3 कंपैरिजन परफॉर्म हुए हैं तो आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो 23 था वो आके सेकंड लास्ट पोजीशन पे हो गया है। और थर्ड आइटरेशन में आपके n-3 यानी कि 2 कंपैरिजन आपके परफॉर्म हुए हैं तो आपका थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 15 जो था वो आके अपनी थर्ड लास्ट पोजीशन पे एडजस्ट हो गया है। और इसी तरह से हम चलते चले जाएं तो जो लास्ट आइटरेशन है हमारी फोर्थ आइटरेशन, उसमें हमारे n-4 यानी 5-4 1 ही कंपैरिजन रह जाएगा जो परफॉर्म होगा और वो सिर्फ किसके दरमियान है? 11 और 1 के दरमियान। तो 11 और 1 जब आपस में कंपेयर होंगे
तो 1 स्मॉलर है तो वो 11 की जगह पे आ जाएगा और 11 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों स्वैप कर जाएंगे। और यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि 15, 23, 29 इसलिए इन कंपैरिजन में शामिल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। तो जब आपका ये कंपैरिजन लास्ट कंपैरिजन 1 भी परफॉर्म होगा तो आपके ये भी जो 2 नंबर हैं ये आपस में सॉर्ट हो जाएंगे और इस तरह आपका पूरा डेटा जो है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला बबल सॉर्ट से कि बबल सॉर्ट का मेथड ये है कि जो आपका n होता है तो n-1 पासेस परफॉर्म होते हैं या आइटरेशन परफॉर्म होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि n-1 टाइम्स आप डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब है हमने n हमारे पास 5 नंबर थे, ये नजर आ रहे हैं आपके 23, 15, 29, 11, 1। तो 5 नंबर थे तो आपने n-1 पासेस यानी कि 5-1 4 पासेस परफॉर्म किए या 4 आइटरेशन परफॉर्म किए, ये आपको सामने नजर आ रही है। फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन। और सेकेंड चीज क्या है इस मेथड में कि हर आइटरेशन में या हर एक्सेस में आप कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन में आप n-1 यानी 4 कंपैरिजन परफॉर्म किए आपने, सेकंड आइटरेशन में आपने n-2 यानी 3 कंपैरिजन परफॉर्म किए हैं, थर्ड आइटरेशन में आपने n-3 यानी 2 कंपैरिजन परफॉर्म किए हैं और फोर्थ आइटरेशन में आपने n-4 यानी 1 कंपैरिजन परफॉर्म किया है। तो ये बबल सॉर्ट का मेथड है जिससे कि डेटा फिर आपका सॉर्ट हो जाता है, यानी n-1 पासेज होंगे और पहले पास में आपके n-1 कंपैरिजन, दूसरे में n-2, तीसरे में n-3 और लाइकवाइज चलते चले जाएंगे। और हमेशा जो आपकी लास्ट आइटरेशन होगी, जैसे यहाँ पे फोर्थ आइटरेशन है तो आपकी लास्ट आइटरेशन में या आपकी जो n-1 आइटरेशन होगी उसमें आपका सिर्फ एक ही कंपैरिजन रह जाएगा। तो ये इसकी जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी। और ये क्यों इस तरह से है, क्योंकि जब फर्स्ट आइटरेशन है या हर जो आइटरेशन है उसमें सिर्फ एक नंबर आपका जाके राइट साइड पे शिफ्ट होता चला जाता है, यानी एक आइटरेशन जब कंप्लीट होती है उसके कंपैरिजन तो आपका एक नंबर जो है वो अपनी जगह पे आता है। तो फर्स्ट आइटरेशन में लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड आइटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, थर्ड आइटरेशन में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 15 अपनी जगह पे और फोर्थ आइटरेशन में फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ पोजीशन पे और डेफिनेटली 1 जो है वो तो आपका एक इंडिविजुअल एलिमेंट है तो वो साथ एडजस्ट हो गया है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके कोड के बारे में सोचें तो वो कोड इस तरह से होना चाहिए कि डेफिनेटली हमें 2 लूप्स रिक्वायर्ड हैं। एक हमारा वो लूप होगा जो हमें पासेस की तरफ लेके जाएगा, जो कि चलेगा आपका 1 से लेके n-1 तक, और जो दूसरा आपका लूप होगा वो इंटरनल लूप होना चाहिए, आउटर लूप जो आपके आइटरेशन वाला लूप है उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि हर आइटरेशन में कंपैरिजन परफॉर्म होंगे और वो किस हिसाब से होंगे, n-1, n-2, n-3। इसका क्या मतलब है कि आपका जब जो भी पास चल रहा होगा, यानी अगर आपका फर्स्ट पास चल रहा है तो आपके कंपैरिजन n-1 है, जब आपका सेकंड पास चल रहा है तो आपके कंपैरिजन n-2 है। तो इसका मतलब है जो इनर लूप है कंपैरिजन वाला वो आउटर लूप जो आपका पासेस वाला लूप है उसके अंदर लगना चाहिए और उसमें एक इफ स्टेटमेंट लगनी चाहिए जो कि एरे के 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करे। तो ये कोड हम जाके यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा आउटर मोस्ट फॉर लूप लगा हुआ है वो 0 से n-, अब ये अगर तुम 1 से शुरू करते तो ये लेस देन इक्वल टू n-1 होता, लेकिन चूंकि हमने 0 से शुरू किया तो इसलिए ये लेस देन n-1 है। इस बात की समझ आती है। मोटी बात ये है कि जितना n है उससे एक कम आपने जो है ना वो आइटरेशन करनी है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा आइटरेशन का लूप हो गया, यानी इतनी दफा हमने इसके ऊपर जाना है। और अभी हमने एक एक्सचेंजेस का लफ्ज, ये जरूरी नहीं है लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमने एक्सचेंजेस कितने किए, वो जो मूव्स किए ना हमने, जो अब दोनों नंबर आपस में चेंज होते हैं, तो जो जो चेंज होते जाएंगे मूव्स हम निकालना चाहते हैं कि हमने मूवमेंट ऑफ डेटा कितनी की है। ठीक है, तो उसका वो हमने हर आइटरेशन में जब हम कंपैरिजन शुरू करने लगते हैं तो हम मूव्स को जो है यानी एक्सचेंजेस को 0 पे सेट कर देते हैं और जब हमारा वो इनर वाला फॉर लूप खत्म होता है तो फिर हमें ये बताता है कि इफ एक्सचेंजेस इज इक्वल टू 0, अगर एक्सचेंजेस 0 हुए तो इसका मतलब ये है कि कोई वो डेटा ऑलरेडी सॉर्ट था। ठीक है, अगर एक्सचेंजेस 0 है इसका मतलब ये है कि कोई आपका डेटा जो है वो चेंज ही नहीं हुआ आपस में। तो वो क्यों, वो कब होता है, जब आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो अगर एक्सचेंजेस 0 हो गए तो फिर हम ये कहते हैं कि यार आप इधर इस लूप से ही हम बाहर निकले, हमें फिर सारी आइटरेशन कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। हम पहली आइटरेशन में, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली आइटरेशन है, फर्स्ट आइटरेशन है, अगर हम उसमें आते हैं और हम कंपैरिजन शुरू करते हैं और हमने एक दफा वो सारे कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल 5 नंबर वाला जो अभी हमने एग्जांपल ली है, उसमें जब हम 4 कंपैरिजन करते हैं और हमें ये लगता है कि रिजल्ट आते हैं कि अंदर एक्सचेंजेस हुए ही नहीं है, दैट इसका मतलब ये है कि वो तो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो व्हाई वी नीड टू गो थ्रू ऑल द आइटरेशन, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम n-1 आइटरेशन तक जाएं।
तो जिस जगह पे भी, ये मैं सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन की बात नहीं कर रही, दरमियान में किसी भी आइट्रेशन में अगर हमें कंपैरिजन के लूप के बाद ये पता चल जाए कि एक्सचेंजेस हुए ही नहीं है इसमें, तो इट मींस फिर तो आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्यों प्रोसेसर का टाइम कर रहे हैं, क्यों हम जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने वहीं पे ब्रेक कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ये लूप चलता रहेगा जो आउटर मोस्ट लूप है। हो सकता है आपका डेटा जब बिल्कुल कंप्लीटली अनसॉर्टेड हो, फिर तो ये जाएगा n-1 तक, फिर तो इसको ये सारी आइटरेशन जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो किस तरह से हमने किया कि अगर हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स थे तो आपने 4 नंबर ऑफ पासेस, अब अगर हम पहला पास फर्स्ट आइटरेशन की बात करें, ठीक है, ये वाली, ये जब पहली आइटरेशन होगी तो आप एक्सचेंजेस इज इक्वल टू 0, तो आप कंपैरिजन का लूप चला रहे, कितने कंपैरिजन होने चाहिए, फर्स्ट में 4 होने चाहिए, n-1, तो आपने क्या लिखा है, n-1 माइनस आई। अब जो जो आई ऊपर से आएगा ना वो आपके कंपैरिजन डिसाइड करेगा। जब आई ऊपर से 0 आएगा तो ये n-1 होंगे, जब आई ऊपर से 1 होगा तो ये n-2 कंपैरिजन होंगे, जब आई ऊपर से 3 होगा तो ये n-3 कंपैरिजन होंगे। तो वो जो आई ऊपर से आ रहा है वो आपके कंपैरिजन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और हर कंपैरिजन, हर जो आप कंपैरिजन ले रहे हैं, क्या चेक करें कि पहला वाला एलिमेंट जो है वो अगर दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो आप उन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर ले। ये तो पढ़ा होगा कि टेम्प में डाल के आप उसको जो है दोनों एलिमेंट्स को, ये जो 3 लाइंस है ना, ये आपकी एक्सचेंजेस का कोड है या 2 एलिमेंट्स को आपस में चेंज करने का कोड है। तो आपने चेंजेस करनी है, और जब आपने एक चेंज करनी है, यानी जब आपने 2 एलिमेंट्स आपस में वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका एक्सचेंजेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब ये कि एट द एंड ऑफ दिस इनर फॉर लूप जो कि कंपैरिजन कर रहा था हर आइटरेशन के लिए, वो ये बताएगा कि आपके एक्सचेंजेस जो है ना वो कितने हुए। अगर वो 0 हुए हैं तो इसका मतलब है डेटा जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अच्छा, अब हम अगर इस पे जाके देख लें तो हमारे पास पहले आइटरेशन में जब 4 कंपैरिजन हुए तो मूवमेंट कितनी हुई है, 3 हुई है। एक 1523 हुआ है, एक 1129 हुआ है, और एक 1 और 29 हुआ है। 3 आपकी मूवमेंट, कंपैरिजन 4 हुए हैं और एक्सचेंजेस कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। इसका मतलब एक्सचेंजेस 0 तो नहीं हुए, तो अगली आइटरेशन पे चला जाएगा। अब अगली आइटरेशन पे ये आउटर लूप पे चला जाएगा, फिर अंदर आएगा। अब सेकंड आइटरेशन के लिए एक्सचेंजेस को फिर 0 ले रहा है कि यार सेकंड आइटरेशन में अब हमने देखने के एक्सचेंजेस 0 तो कहीं नहीं रहते, मतलब होते या नहीं होते। तो अब आपके पास अगली आइटरेशन है तो n-2 कंपैरिजन होंगे। आई ऊपर से 1 आ रहा है तो n-1 n-2 कंपैरिजन होंगे। जब n-2 कंपैरिजन होंगे तो फिर हम या पीछे जाके देखते हैं कि सेकंड आइटरेशन में जब आपके कंपेयर, तो यहाँ कितने कंपैरिजन, 3 में से आपके कंपैरिजन में से 2 चेंजेस हुई है, 3 कंपैरिजन हुए हैं और चेंजेस आपकी एक्सचेंजेस जो है वो कितनी हुई है, 2 हुई है। इसका मतलब है स्टिल अभी 0 नहीं है, तो ये जाएगा अगली आइटरेशन पे। तो जब ये अगली आइटरेशन पे जाएगा थर्ड आइटरेशन पे तो n आई की वैल्यू 2 लेगा, तो n-1 -2 n-3 हो जाएगा, n-3 कंपैरिजन होंगे। और फिर देखेगा कि एक्सचेंजेस कितने हुए हैं। तो अब आपके यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस हुए हैं, 3 कंपैरिजन हुए हैं, सॉरी यहाँ 4 थे 3, यहाँ 2 कंपैरिजन हुए हैं और 2 के 2 ही आपके एक्सचेंजेस हुए हैं। तो वो आपके फिर अभी एक्सचेंजेस 0 नहीं है, तो फिर डेफिनेटली अपनी आखिरी आइटरेशन पे जाएगा, फोर्थ आइटरेशन पे जाएगा। फोर्थ आइटरेशन में फिर जाके अंदर देखेगा, फिर आपकी जो एक्सचेंजेस है वो आपका यहाँ पे एक एक्सचेंज हुई है मतलब। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा के लिए उसने अपने सारा जो आइटरेशन थी ना वो पूरी की है, क्योंकि कोई ऐसी आइटरेशन नहीं थी जिसमें एक्सचेंजेस की वैल्यू 0 रहे, यानी वो ये कहे कि यार डेटा तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसलिए कोई एक्सचेंजेस हुई ही नहीं है। तो इस तरह का जो डेटा है या जो कंप्लीटली अनसॉर्टेड डेटा होता है वो रिक्वायर करता है कि सारी आइटरेशन कंप्लीट हो। तो ये जो एल्गोरिथम लिखा गया, ये तो ये सोच के लिखा गया ना कि वर्स्ट डेटा हो तो ये इस तरह से ये एल्गो होगा, लेकिन दरमियान में एक इफ कंडीशन लगा दी है कि अगर डेटा इस तरह का आ जाए दरमियान में किसी जगह पे कि उसमें मजीद कोई एक्सचेंजेस ना हो रही हो, तो इसका मतलब है वो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें फिर आइटरेशन कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, हमें बस वहीं से ब्रेक कर देना चाहिए ताकि टाइम जो है वो मजीद आपका एग्जीक्यूशन में जो है वो सेव हो जाए। और फिर जब आप इधर से निकल आएंगे, यानी कि ब्रेक का मतलब ये कि ये इस इनर फॉर लूप से बाहर निकलेगा, फिर डेफिनेटली आउटर फॉर लूप से भी बाहर निकलेगा और फिर आपके डेटा को जो है वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी अब हम जाके देखते हैं। समराइज कर लूं पहले बबल सॉर्ट को दोबारा, कि बबल सॉर्ट ने ये कहा कि आपका जितना n होता है उतने आप n-1 आइटरेशन करते हैं। इसको हम दूसरे लफ्जों में पासेस भी कहते हैं, n-1 आइटरेशन या n-1 पासेस, यानी इतनी दफा आपने डेटा के ऊपर जाना है और हर पास में
पहले पास में n-1 कंपैरिजन, दूसरे में n-2, तीसरे में n-3 और चलते जाते हैं, और आखिरी जो आपका पास होता है या इटरेशन होती है उसमें सिर्फ आपका एक कंपैरिजन हो रह जाता है। रीजन बड़ी क्लियर है, क्योंकि हर पहले वाले आइटरेशन में आपका एक नंबर सॉर्ट हो गया, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, तो इसलिए आपके कंपैरिजन जो है वो क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, अब अगर हम कोड के ऊपर चले जाएं तो हम जब टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हमें ऑपरेशन देखने पड़ते हैं कि हमने इस डेटा में क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो ये भी देखना, और लूप्स कितने लगाए हैं हमने ये भी देखना। अब नजर आ रहा है कि हमने 2 लूप्स लगाए, ये तो क्लियर है। अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से किए हैं? ऑपरेशन एक तो हमने पासिस किए, हम गए हैं डेटा के ऊपर n-1 टाइम्स हम गए हैं। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन हमने कौन सा किया? कंपैरिजन किया हमने। ये दूसरा ऑपरेशन है जो यहाँ पे हो रहा है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और तीसरा ऑपरेशन कौन से कर रहे हैं? हम डेटा को मूव कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा को। हम जा भी रहे हैं डेटा पे, एक्सेस भी कर रहे हैं, हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, और हम डेटा को मूव भी कर रहे हैं। अब अगर हम जनरली यहां से देखें कि कौन सा वाला काम जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है, कौन सा वाला ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे पासेस तो आपके n-1 है, और आपके जो कंपैरिजन हैं वो आपके कितने हैं? n-1 नहीं है, पहले के लिए n-1 है, दूसरे के लिए n-2 है, तीसरे के लिए n-3 है, तो ये प्लस हो गए ना, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n, ये तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो आपके पास से सिर्फ n-1 है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिगो n कहते हैं, n-1 मीन n, तो n टाइम्स किया है, लेकिन हम कंपैरिजन देखते हैं कि वो n कंपैरिजन तो नहीं है। n देखो ना, आपके n है 5, तो आपने 4 पासेस किए हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन किए तो पहले में आपने चार किए हैं, फिर जमा 3 किए हैं, +3, फिर +2 किए हैं, फिर तो ये तो काफी सारे हैं। तो कंपैरिजन आपने पासेस से ज्यादा किए। अब मूवमेंट देख लेते हैं, एक्सचेंजेस कितनी की है। एक्सचेंजेस भी डेफिनेटली आपने कंपैरिजन से कम किए, कहीं डेटा एक्सचेंज हुआ है, कहीं डेटा एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो हमें ये पता लगा कि हमने इस कोड में जो 3 मेन काम किए थे, 3 ऑपरेशन, डेटा को एक्सेस करने का, डेटा को कंपेयर करने का और डेटा को मूव करने का, उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? कंपैरिजन। और डेफिनेटली हमने प्रोसेसर का टाइम इस चीज के ऊपर निकालना है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म हो रहा है, ताकि वही मैक्सिमम ऑपरेशन है जो कि टाइम लेगा। तो हमें जब टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो ऑपरेशन, हम उसमें जितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कौन सा वाला ऑपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म हो रहा है। तो हमने कहा कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट थी वो हम नंबर ऑफ कंपैरिजन के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि कंपैरिजन का ऑपरेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब हम लूप पे आ जाते हैं। तो लूप्स आप कितने यूज कर रहे हैं? 2, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। दैट रिपीट द इनर लूप आपका कंपैरिजन रिपीट करता है, आउटर लूप आपका आइटरेट करता है या रिपीट करता उसको रिपीट करता है पासेस को, और आपका इनर लूप जो है वो कंपैरिजन को रिपीट करता है। तो और अच्छा, इनर लूप कितनी दफा चलता है? इनर लूप इज आइटरेटेड 1 लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, दैट इज n-1 टाइम। पहली दफा में n-1, फिर वो डिक्रीज होता होता इनर लूप जो है n-2 टाइम्स n-3, इसमें सिर्फ एक के लिए लिखा है, तो नीचे आपको नजर आ रहा है। एंड इट इज रीआइटरेटेड अपॉन एवरी आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। हर दफा जब वो पास पे आता है, आइटरेशन पे आता है, तो इनर लूप अपने कंपैरिजन बदलता रहता है। ऐसे पहले में कितने करते हैं? n-1, दूसरी आइटरेशन में कितने करता है? n-2, और एंड में कितने करता है? 1। तो इसलिए हमने ये डॉट लगा के पूरी इक्वेशन लिख दी कि ये हमारे टोटल कंपैरिजन होंगे, n-1 प्लस n-2 प्लस अप टिल 3 डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1। और अगर हम इसको सॉल्व करें, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, सॉल्व ना भी करें तो अगर हम डायरेक्ट भी, ये समीशन है एक अर्थमेटिक सीरीज की, अगर हम मैथ में जाके देखें भी तो वो हमारे पास बनता है n-1, ये डिवाइडेड बाय 2 भी होता है इसके नीचे, और अर्थमेटिक सीरीज अगर आप देख लें तो इसको 2 अगर ना भी लिखें तो अगर लिख भी दें तो आपका जो n स्क्वायर, यानी ये आपकी क्या टर्म बनती है? n स्क्वायर माइनस n। तो जाहिर है हमने ग्रेटेस्ट वाली टर्म लेनी है, तो हम स्मॉलर n वाली को इग्नोर कर देंगे। अगर हम n स्क्वायर को लें तो हमें ये पता चलेगा कि ये किस बिग O को बिलोंग कर रहा है, बिग O n स्क्वायर को। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 ऑपरेशन यूज किए थे आपने, ट्रेशन भी की है आपने, कंपैरिजन भी किया और आपने मूवमेंट भी की है।
और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म हो रहा है वो कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए आपने कंपैरिजन के ऊपर इक्वेशन बनाई है कि यार कोई भी n हो तो उसके टोटल कंपैरिजन जनरल इक्वेशन बनानी है, इसलिए n यूज करें। जनरल इक्वेशन बनानी है कि कोई भी n हो तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने करेगा, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 अप टिल द लास्ट में कितना करेगा, एक ही कंपैरिजन करेगा। और ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल n-1। और अगर आप अरिथमेटिक सीरीज का समीशन का वो जाके देखें तो वो है n/2 2a प्लस n-1 d, जिसमें d का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। वो यहाँ पे 1 नहीं है, 2 और 1 के दरमियान डिफरेंस, हर दो टर्म के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 है। और a क्या होता है उस फॉर्मूले में, पहला एलिमेंट, वो आपका क्या है 1। तो अगर आप अरिथमेटिक सीरीज का समीशन का फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देना तो आपके पास यही आएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, लेकिन 2 चूंकि एक नीचे कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम इसको सॉल्व करके ये निकलता है n स्क्वायर माइनस n, स्मॉल टर्म n को हम इग्नोर करके लार्जेस्ट टर्म लेते हैं n स्क्वायर। तो हमें पता चलता है कि हमारी जो बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n स्क्वायर को बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमने किसके ऊपर इसको इसको किया है, टाइम कम्प्लेक्सिटी पे कंपैरिजन पे हमने किया, बिकॉज दैट वाज द ऑपरेशन हु परफॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो हमने ये बताया यहाँ पे कि हमने किस ऑपरेशन पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की निकाली है। अब अगेन जैसे हमने शुरू में कहा था कि 3 तरह के केसेस होते हैं, बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है और एवरेज केस होता है। अब बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस डेफिनेटली ये है कि आप एक ऐसा डेटा सॉर्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टिंग का सॉर्टेड एरे। तो अगर आप एक ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा को कर रहे हैं तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे पीछे आपको कोड में बताया कि जब ऑलरेडी सॉर्ट होगा तो अभी पहले ही आइटरेशन में जब आएगा तो आपके पास कोई कंपैरिजन करेगा तो आपके पास एक्सचेंजेस कोई भी नहीं है, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी सॉर्ट है, पहली आइटरेशन में आया। और जब ये कंपैरिजन के लिए अंदर गया, जितनी भी इसने स्टेटमेंट देखी, कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी कि पहला दूसरे से ग्रेटर होता, सारे लेस थे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में था सेंडिंग ऑर्डर में। तो आपकी कोई एक्सचेंजेस हुए ही नहीं है। तो जब एक्सचेंजेस नहीं हुए और उसने किया कि if exchanges is equal to 0 तो वो यहीं से लूप से ब्रेक कर गया। इसका मतलब आपकी आइटरेशन एक ही हुई तो आपका कोड खत्म हो गया। ये बेस्ट केस है कि आपका आपकी एक आइटरेशन हुई है और एक आइटरेशन में वो उतने ही n-1 बस कंपैरिजन हुए। तो इसका मतलब है ये आपका बेस्ट केस है कि आपने बस सिर्फ आपके n-1 कंपैरिजन हुए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लिखा भी हुआ है इन बेस्ट केस आउटर लूप विल टर्मिनेट आफ्टर वन आइटरेशन, दैट इज इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वन पास, सिर्फ एक ही दफा आएगा डेटा के ऊपर और एक ही दफा n-1 कंपैरिजन जब अंदर वाला लूप चलेगा, इनर लूप, इस स्टेटमेंट कोई भी वो ट्रू नहीं होगी, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो जब इफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 0 को देखेगा तो वहां से लूप को ब्रेक कर देगा, इसका मतलब है आउटर लूप से भी निकल जाएगा। तो आपकी टोटल जो है वो आइटरेशन कितनी हुई 1। तो जब 1 आइटरेशन हुई है तो उसमें डेफिनेटली आप पे कितने कंपैरिजन हुए n-1, तो आपका वो जो है n-1 मीन दैट बिलोंग्स टू बिग O n। तो बेस्ट केस इसका जो है वो बिग O n को बिलोंग करता है। एंड बेस्ट केस इज अगेन आई से इज एन आइडियल सिचुएशन, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम किसी भी एल्गोरिथम को बेस्ट केस के ऊपर ये कह के यार ये तो बिग O n को कर रहा है तो हम इसको ले लें या कंसिडर कर लें, ये ऐसा नहीं करते हैं। हम किस तरफ जाते हैं, हम वर्स्ट केस की तरफ जाते हैं। और वर्स्ट केस क्या है, अगर मेरे पास ये वाला डेटा हो 5 4 3 2 1 और मैंने इसको किस में करना हो, मैंने इसको टोटली सॉर्टेड फॉर्म में करना हो, तो फिर तो डेफिनेटली मुझे इस कोड के हिसाब से मुझे n-1 आइटरेशन भी करनी पड़ेंगी और हर में पहले में n-1 कंपैरिजन, फिर 2, फिर 3, यानी मुझे सारी आइटरेशन भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और मुझे सारे कंपैरिजन भी करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है मेरा बाहर वाला लूप भी n टाइम चलेगा, मेरा अंदर वाला लूप भी n टाइम चलेगा। तो मेरे वो जो है मेरी कॉम्प्लेक्सिटी किसको बिलोंग करेगी, बिग O n स्क्वायर को। ठीक है, और एवरेज केस भी इसलिए बिग O n स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि एवरेज मीन, अगर एवरेज को अगर वर्स्ट सिनेरियो में देखें तो वो वर्स्ट केस ही बनता है। तो इसका मतलब है एवरेज को अगर ना भी देखें तो आपके दोनों लूप जो है वो उसने ये नहीं कि जैसे बेस्ट केस में फिक्स था कि पहली दफा में बाहर निकल जाएगा, एवरेज में नहीं पता। एवरेज इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क आ जाए, बाकी सारे के सारे को करना हो। तो योर वर्स्ट केस ऑल्सो बिलोंग टू बिग O n स्क्वायर, योर एवरेज केस ऑल्सो बिलोंग टू बिग O n स्क्वायर। तो इसलिए हम ये ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बबल सॉर्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n स्क्वायर को बिलोंग करती है। ठीक है, और अगर हम इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देखें तो बिग O n है, क्योंकि मैंने बताया कि आपका इन सॉर्टिंग
सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जितनी रैम के अंदर इसको डेटा को रख के ये सॉर्ट कर देगा। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का एन का मतलब ये है कि जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बस उतनी ही ये स्पेस लेता है। जबकि हम अगले एल्गोरिथम में जाके देखेंगे कि वो एन जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे ज्यादा भी स्पेस लेगा, जिसके लिए उसको फिर हार्ड डिस्क और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो बबल सॉर्ट को कंक्लूड करते हैं कि ये आपका स्टेबल एल्गोरिथम है, इन सॉर्ट एल्गोरिथम है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बबल सॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।